मैं हूं शिवनाथ झा, aryavartindonesia.com के यूट्यूब चैनल कतरन से। मैं अभी दिल्ली के हिंदी भवन के सामने खड़ा हूं। भारतवर्ष में हिंदी की जो स्थिति है वो स्थिति ऐसी है जैसे एक विवाहित महिला अपने मांग में लगे सिंदूर को ढककर या फिर बहुत लेश मात्र सिंदूर लगाकर उसे ढककर एक दूसरा मांग खींच लेती है। यह समझना बहुत मुश्किल होता है कि यह एक विवाहित महिला है अथवा अविवाहित। हमारे देश में आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी संविधान के बनने के तकरीबन 7 दशक बाद भी हिंदी की स्थिति वही है जो एक किरानी की है। किरानी चाहे कितना भी काम कर ले, लेकिन उनके बाबू लोग कभी किरानी को ऊपर उठने नहीं देते हैं, क्योंकि वो हिंदी नहीं, वो अंग्रेजी भाषा के विद्वान और विदुषी होते हैं। यही कारण है कि आज 75 वर्ष बाद भी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। हम हिंदुस्तान तो कहते हैं, लेकिन यह हिंदी हमेशा दूसरी भाषा होगी, प्रथम भाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है। यह न केवल भारतीयों के लिए, न केवल हिंदी साहित्य के जो विद्वान और विदुषी हैं उनके लिए, भारतवर्ष के 130 करोड़ लोगों से भी अधिक लोगों के लिए, भारत के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और माथुर साहब, आप जहाँ खड़े हैं इस जगह पे आपके पीछे यह स्थान एक ऐसे चाय वाले का है। ये चाय वाला नरेंद्र मोदी मत समझिएगा, ये एक ऐसे चाय वाला का है जो अपने जीवन काल में चाय बेचते हुए तकरीबन 4 दर्जन किताब लिखे हैं। अच्छा। और आपके नाम के आगे जो टाइटल है माथुर, एक ऐसे व्यक्ति का टाइटल है जो हिंदी साहित्य का हस्ताक्षर जगदीश चंद्र माथुर। अभी आप 11वीं कक्षा के छात्र हैं जी। आप बताइए कि हिंदी आपके नज़र में हिंदी की क्या अस्तित्व रह गया है, क्या हाल है अभी? देखिए, आज की अगर हम देखते जाए इस पीढ़ी को, तो लोग हिंदी से शिफ्ट होके जो है ना ज़्यादातर इंग्लिश पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। जो कि मेरे हिसाब से जो है इस समय, अगर आप सिर्फ देखिए, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, ठीक है, और हिंदुस्तान में कहते हैं कोस कोस पे भले ही भाषा बदल जाती है, लेकिन आज तक जो है हिंदी जो भाषा है, आज तक कोई उसको जो है अपना ही नहीं पाया है, मेरा ये मानना है, ठीक है। और अगर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, 2 बंगाली हैं,
दो बंगाली आपस में बात कर रहे हैं, वो बंगाली में ही बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो हिंदी में बात करेंगे। और जो शुद्ध हिंदी है वो आजकल आपको अखबारों तक में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। जैसे कि मैंने अभी पिछले ही दिनों कुछ खबर पढ़ी थी कि प्रेसिडेंट ने शपथ ली या प्रेसिडेंट शपथ लेने वाले हैं, इस तरीके मैंने एक खबर पढ़ी थी, लेकिन उसमें प्रेसिडेंट लिखा था, उसमें राष्ट्रपति नहीं लिखा था। और अगर हम राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट करते चले जाएंगे तो हमारी हिंदी, यानी मैं कहना चाह रहा हूँ जो हमारी हिंदी है वो कहीं ना कहीं गायब होती रहेगी। इसके अलावे जो हिंदी की स्थिति हुई है कि हिंदी में जो आमतौर की भाषा है, बोलचाल की भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी की जो बोलचाल भाषा है वो इतना ज़्यादा प्रवेश कर चुका है, वो शब्द इतना ज़्यादा हिंदी को दबोच रखा है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हम भी हिंदी बोल रहे हैं या किसी और अन्य भाषा को बोल रहे हैं। इसके अलावे मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि मैं एक अखबार बेचने वाला व्यक्ति हूँ। मैं अखबार सन 68 से 1974 तक अखबार बेचा हूँ पटना की सड़कों पे, और अभी मैं खड़ा हूँ दिल्ली की सड़क पे हिंदी भवन के सामने। उन दिनों जितने भी अखबार प्रकाशित होते थे, उन दिनों जितनी भी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होते थे, चाहे हिंदुस्तान हो, कादम्बिनी हो, धर्मयुग हो, रविवार हो, या इन तमाम पत्र पत्रिकाओं में जो पत्रकार होते थे वो पत्रकार कभी भी अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे। किसी भी पत्र पत्रिका में अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल हिंदी भाषी में नहीं होता था। आज स्थिति यह है कि शायद ही कोई समाचार, शायद ही कोई लेख ऐसा होगा जहां अंग्रेजी शब्द का प्रवेश, अंग्रेजी शब्द का स्थान नहीं हो। साहब, आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। हाँ, मैं महाराष्ट्र। मेरा एक सवाल है कि आजकल हिंदी की जो दशा और दुर्दशा हो रही है, हिंदी में आमतौर पे जो बोलचाल की भाषा में लोग बोल रहे हैं वो हिंदी का प्रयोग, हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं करके अधिकतर अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करते हैं बोलचाल की भाषा में भी। सही है। आप क्या समझते हैं, इससे हिंदी कमजोर हो रही है या क्या समझते हैं? मुझे लगता है कि वैसे कमज़ोर नहीं हो रही है हिंदी। हिंदी में तो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन एक है कि उसमें वर्ड्स, हर वर्ड्स जैसे शब्द, मैंने कहा वर्ड्स, तो शब्द दूसरे भाषा के भी आए तो भाषा इससे कमज़ोर नहीं होगी ना, बल्कि आप बोले कि हिंदी, शुद्ध हिंदी में बात करो तो ऐसा हो सकता है कि शायद वो शुद्ध यानी उसका इम्पोर्टेंस ही ख़त्म हो जाए, उसकी उसका महत्व ख़त्म हो जाए। तो वैसे मैं मराठी स्पीकर हूँ, लेकिन मैं भी हिंदी में बात करता हूँ, लेकिन मुझे एक ही है कि हिंदी हिंदी राष्ट्रभाषा तो नहीं है, लेकिन हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। आपने अभी कहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा के बारे में, तो हमारा अभी 75 साल आज़ादी का हो गया। राइट। राष्ट्रभाषा का मतलब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा विद्वान आदमी नहीं हूँ, लेकिन राष्ट्रभाषा का मतलब हम ये कहेंगे कि हमारा जो काम करने का जो भाषा है सरकार के दफ्तर में या इसमें, उसमें आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। उस हिसाब से अंग्रेजी को प्राथमिकता आज भी है। हिंदुस्तान में आज़ादी के 75 साल बाद क्या हिंदी राष्ट्रभाषा बनने लायक की स्थिति में नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता हिंदी राष्ट्रभाषा बननी भी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी भाषाएं हैं, तो हम जो कोशिश भी कर रहे हैं हिंदी में बात करने की, अब जैसे मेरा मराठी मदर टंग है, तो हम कोशिश तो करते हैं हिंदी बात करने की, लेकिन ऐसे ना हो कि एकदम शुद्ध हिंदी अगर मैं बोलूँ तो शायद आपको भी समझ में ना आए और आपका मुझे भी समझ में ना आए। तो जैसे मराठी भी शुद्ध मराठी अलग है, उसमें भी अभी इंग्लिश का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, तो हर भाषा में हो रहा है, तो इससे मुझे लगता है कि भाषा डेवलप ही होगी। जब मैं लोगों से पूछता हूँ तो कहते हैं ये आम भाषा है, ये बोलचाल की भाषा है। हकीकत यह है कि अगर हम बोलचाल की भाषा को हिंदी भाषा के रूप में प्रयोग करते रहेंगे तो यह स्थिति वैसे ही होगी जैसे पिछले दिनों दिल्ली के अखबारों में हेडलाइन में छपा था प्रेसिडेंट, जब मोहतरमा
राष्ट्रपति बनी तो उसके हेडलाइन में आया प्रेसिडेंट शब्द। अगर हम इस्तेमाल प्रेसिडेंट शब्द को करते जाएंगे तो राष्ट्रपति शब्द समाप्त हो जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी, नामो निशान समाप्त हो जाएगा। तो हमें हिंदी को बचाने के लिए हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। हम यह नहीं कहेंगे कि हिंदी लोग जानते नहीं हैं। बड़े बड़े अंग्रेजी के जो विद्वान और विदुषी हैं, उनके सामने अगर आपको आजमाना है तो आप उन्हें हिंदी में गाली देकर देखिए, आपके गरिमान को पकड़ लेंगे। अगर गाली समझते हैं तो अच्छे शब्द भी समझते होंगे। फातिमा जी, मैं हिंदी की जो वर्तमान स्थिति है इस पे एक कहानी कर रहा हूँ। आप ये बताइए कि आप क्या महसूस कर रही हैं आज भारतवर्ष में हिंदी के बारे में? हम हिंदी को वो महत्व नहीं दे पा रहे हैं, हिंदी को वो स्थान नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। आप क्या सोचती हैं? सर, मैं यही बोलूँगी कि आजकल इंग्लिश लैंग्वेज बहुत कॉमन लैंग्वेज है, क्योंकि लोगों को लगता है अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। हमारा स्कूल, कॉलेज, फैमिली सब इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। यूजुअली मम्मी पापा भी अब ज़्यादातर वर्ड्स इंग्लिश में ही यूज़ करते हैं। तो हमें, मैं ये बोलूँ, जो हमारी प्रॉपर हिंदी लैंग्वेज है वो शायद आज के लोगों को आती ही नहीं है। जो टीचर्स वगैरह हैं उनको थोड़ी बहुत आती हो, अदर देन जो वो नॉर्मल पीपल होते हैं उनको तो इंग्लिश आती ही नहीं है, वो हिंदी आती ही नहीं है। क्यों? अगर मान लीजिए कि हिंदी इसी तरह से मिटती चली गई, हिंदी का हम इस्तेमाल करना बंद करते गए, उसके बदले में दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते गए, तो फिर तो अंग्रेजियत ही रहेगी। सब यही तो कह रही हूँ कि लोग सिर्फ वेस्ट को फॉलो करते हैं। आप देखें इंडियन कल्चर बचा क्या है, लोग अब हर चीज़ को वेस्ट की तरह शादी करनी है, वेस्ट लोगों की तरह ही ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, वेस्ट की तरह लिविंग रिलेशंस होने चाहिए, वेस्ट की तरह लैंग्वेज होनी चाहिए, वेस्ट की तरह स्टाइल ऑफ ईटिंग होना चाहिए। तो लेकिन वेस्ट की तरह पश्चिमी जो सभ्यता है उसके तरह जो डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है वहाँ का, हाँ, वो नहीं होना चाहिए। सब वो फॉलो करना नहीं चाहता ना कोई। हमारे इंडियंस की मेंटालिटी ये हो चुकी है इस टाइम पे कि हम वो चीज़ें करेंगे जो हमें अच्छी लगती है, वो हम कभी भी नहीं करेंगे जो हमें अच्छी नहीं लगती है। अब ये लैंग्वेज की बात भी इसी तरीके से, हिंदी लैंग्वेज हमें इसलिए अच्छी नहीं लगती है क्योंकि हर कोई बोल सकता है, इंग्लिश लैंग्वेज हर कोई नहीं बोल सकता, और इंग्लिश बोलने से ज़्यादा लोग आपको नोटिस करेंगे। तो हम सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि हमें जो पसंद है हम वही करेंगे। अभिषेक जी, मैं एक कहानी कर रहा हूँ हिंदी की जो वर्तमान स्थिति है भारतवर्ष में। आप शायद भारतीय नहीं हैं, आप नेपाल के रहने वाले हैं जी। क्या यह स्थिति नेपाल में भी है? जी बिल्कुल। नेपाली जो भाषा है वो हम लोग अभी भी बोलते हैं नेपाली, और हमारे जो बाप दादा है वो लोग भी बोलते हैं, बट उनके नेपाली में और हमारे नेपाली में बहुत अंतर है। हम लोग जब कोई भी सामान्य बात करते हैं किसी से भी तो नेपाली में बहुत ज़्यादा अंग्रेजी शब्द आ जाते हैं, क्योंकि हमारा वैसे स्कूलिंग वैसे हुआ है, ज़्यादा अंग्रेज़ी का इन्फ्लुएंस रहा है लाइफ में। लेकिन जो पहले का नेपाली था वो बहुत ही शुद्ध नेपाली था, उसमें इतना मिलावट नहीं था बाहरी भाषा का। तो ये हाँ ऑब्वियसली बाहर से बहुत इन्फ्लुएंस हो रहा है भाषा पे। यह शुभ संकेत है? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि हर भाषा का एक जड़ होता है अपना, और अपना एक कल्चर होता है, उसको हमेशा फॉलो करना चाहिए जितना हो सके। तो इन्फ्लुएंस तो सही नहीं है ज़्यादा। भारत सरकार के अथवा किसी भी प्रदेश के जो सरकार में नुमाइंदे, जो सरकार में अधिकारी बैठे हुए हैं, वो भले आंकड़ों का विश्लेषण जिस आधार पे करें, लेकिन अगर भारत की कुल आबादी को देखा जाए तो 134 करोड़ की आबादी में तकरीबन 80% से ज़्यादा लोग हिंदी जानते हैं। हम इस बात को लेके खुश हो जाते हैं कि फिजी में, मॉरिशस में, गयाना में, सुरीनामा में, नेपाल में, संयुक्त अमीरात में या अन्य जो देश और विदेश है वहाँ पे हिंदी में लोग बोलते हैं। आप खुश हो जाते हैं, हम सभी खुश हो जाते हैं, ताली बजाने लगते हैं। लेकिन कभी सोचे हैं कि 134 या 132 करोड़ लोग में जो 80% लोग हिंदी जानते हैं वो हिंदी क्यों नहीं बोलते हैं?
मैं बहुत लोगों से बात किया, आमतौर पे बिहार से, उत्तर प्रदेश से, असम से, बंगाल से या जो किसी भी प्रदेश से जो लोग दूसरे जगह अपने रोजी रोटी के लिए आते हैं, वह वहाँ की भाषा, जो वहाँ की स्थानीय भाषा है, उसे अख्तियार कर लेते हैं। उनकी अपनी भाषा में वहाँ की भाषा मिल जाती है और अपनी भाषा को वो भूल जाते हैं, चाहे कोई भी भाषा हो। दिल्ली शहर में बहुत कम लोग हैं जो हिंदी, अब मैं अधिकारियों की बात करूंगा तो हिंदी बोलते नहीं है। अंकित साहब, मैं एक सवाल, एक कहानी कर रहा हूँ। कहानी है कि हमारी जो बोलचाल की भाषा है, इस बोलचाल की भाषा में हिंदी में अंग्रेजी शब्द का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। इससे आप क्या समझते हैं कि हिंदी पे इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा नहीं, पड़ चुका है और पड़ रहा है जी, कैसे? निरंतर। बताइए इसको, आप विस्तार से भाई, बताइए। मेरा जन्म 1983 में हुआ, दिल्ली की पैदाइश है, परंतु मैं अपने स्कूल के सारे पाठ्य कार्यक्रम को देखता हूँ मैं, तो पूरे पाठ्यक्रम में अंग्रेज़ी को ज़्यादा महत्व दिया गया एज़ कम्पेयर टू हिंदी। आप शायद ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं कि मेरी अपनी भाषा में भी, हालांकि मेरी मातृत्व भाषा हिंदी है, मदर टंग, पर मेरी बोलने की और लिखने की भाषा में आई फील मोर कंफर्टेबल विद इंग्लिश। क्यों? क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया। क्यों पढ़ाया? क्योंकि उनको भी अपना जीवन व्यतीत करके ये पता लग चुका था कि बच्चों की जो बढ़ोतरी है, अपना करियर है, वो ज़्यादा तरक्की करेगा अंग्रेज़ी में। अब इसका कारण पिछले 100 सालों में, 150 सालों में क्या रहा, इसका वजह तो हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों का राज रहा पूरे भारत देश पे 200 साल से ज़्यादा। तो जब वो चले गए, उसके बाद भी जैसे कहते हैं कि अंग्रेज़ चले गए फिर अंग्रेज़ी छोड़ गए, तो उसी का फलस्वरूप है ये कि हमारी जो भाषा है, अपनी भाषा हिंदी, देवनागरी, जो कि संस्कृत से आई है, और संस्कृत हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व की सबसे पुरानी और सबसे डेवलप्ड भाषा है, मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज। उससे हमें तमिल और हिंदी मिली हैं, लेकिन हमारी अपनी भाषाएं लुप्त होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हम अंग्रेज़ी की तरफ इतना झुक चुके हैं कि वहाँ से वापस उठ पाना बहुत मुश्किल काम है। अभी हम लोगों की जो भाषा हिंदी है, हिंदी अभी तक राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी को अभी तक 75 वर्ष की आज़ादी के बाद भी हम राजभाषा को मैं कहूँगा कि एक किरानियों की भाषा हो गई। हम काम करते हैं तो हम हिंदी को भी महत्व दिया गया है। जी, आप क्या समझते हैं, ये राष्ट्रभाषा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, मैं तो कहूँगा। और जो आज के तारीख में सरकार है हमारे भारत देश की, और उससे पहले की भी सरकारें, चाहे किसी भी तरफ की हों, सबने ही कभी ना कभी किसी न किसी राजनेता ने ये सवाल उठाया है कि आज तक भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी क्यों नहीं बनी है। मैं तो कहूँगा कि भारत एक अकेला ऐसा देश है पूरी विश्व में जिसमें कि इतनी सारी अनेक भाषाएं हैं, जिसको बोलने वालों की और लिखने वालों की और समझने वालों की जो संख्या है वो इतनी ज़्यादा है कि किसी भी दुनिया के और देश में ऐसा होता नहीं है। तो मैं तो कहूँगा सिर्फ हिंदी ही क्यों, तमिल, भोजपुरी, मलयालम, गुजराती, कन्नड़, जो ये भी सभी 8वीं सूची में है। हाँ जी, ये सभी भाषाएं जिनके लोग पूरे विश्व में अलग अलग देशों में अपना अपना व्यवसाय करते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आज भारत के हर हिस्से के सिटीज़न ने पूरे दुनिया में नाम कमाया है। आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले अमित शाह, जो भी हमारे गृह मंत्री हैं, वो एक कार्यक्रम में गए थे जहाँ पे उन्होंने मेडिकल, जो चिकित्सा की दुनिया है, उस चिकित्सा की दुनिया में उन्होंने किताबों को हिंदी में लाने की बात कही थी। हाँ, ये स्वागत बहुत ही, ये स्वागत करने लायक पहल है बिल्कुल। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हिंदी को अगर हम राष्ट्रभाषा बनाते हैं, या हिंदी के अलावे और जो 8वें अनुसूची में है उनको हम राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं, न कि राजभाषा, ये अच्छा पहल होगा। बिल्कुल अच्छी पहल होगी और ये होना चाहिए। हम 75 साल हो गए हैं हमें आज़ादी पाए हुए,
लेकिन हमें ये तो नहीं भूलना चाहिए कभी भी कि भारत इस दुनिया की, इस विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। और आज की तारीख में अगर हम देखें कि हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ, कहीं ना कहीं मैं भी वेस्टर्न हूँ, आप मेरा पहनावा भी देख सकते हैं। लेकिन जिस इरा में, जिस समय में बाकी देशों ने विकसित होना शुरू किया, उससे कई हज़ार साल पहले हम विकसित हो चुके थे। हिंदी आज एक दोयम दर्जे की भाषा बनकर रह गई है। लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, अंग्रेजी भाषा में बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि वो हिंदी को निम्न समझने लगे हैं। वास्तविक रूप से ये भाषा की गरिमा को समाप्त करना है। दोस्तों, जिस भाषा के प्रयोग करने में हमें गर्व महसूस करना चाहिए, उस भाषा के प्रयोग करने में हम शर्म महसूस करें, ये केवल हिंदी भाषा का ही नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान का अपमान है। मैं ये नहीं कहती कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना गलत है, लेकिन अपनी भाषा को निम्न समझकर नहीं। किसी भी भाषा की महानता तब तक होती है जब तक हम उसे महान समझते हैं या मानते हैं। जिस भारत की आधी से अधिक आबादी हिंदी बोलना जानती है, केवल हिंदी, उस भाषा की ऐसी स्थिति यह बहुत ही गलत है। दोस्तों, भारत के बाहर अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में लोग अपने बच्चों में हिंदी के प्रति लगाव की भावना को जगाए रखने के लिए बड़े बड़े साहित्यकारों को बुलाते हैं, आयोजन करते हैं, संगोष्ठी करते हैं, ताकि उनके बच्चों में हिंदी के प्रति लगाव और सम्मान की भावना बनी रहे। लेकिन हम अपने बच्चों में क्या सीख दे रहे हैं? अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मेरी बात को आप अन्यथा नहीं लें, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि जिस दिन हम हिंदी दिवस मनाते हैं, आप उस दिन 10 लोगों से पूछिए, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, विद्वान से पूछिए, विदुषी से पूछिए कि उस तारीख को हिंदी दिवस हम क्यों मनाते हैं। औसतन लोग यह कहेंगे कि यह महादेवी वर्मा का जन्मदिन है। महादेवी वर्मा छायावाद की बहुत, हम में वो कुव्वत नहीं है कि मैं उनके बारे में 2 शब्द भी बोल सकूं, हम में नहीं है उतनी कुव्वत। लेकिन जो हिंदी की स्थिति आज देख रहे हैं हम अपने समाज में, अपने बोलचाल में, उसे देखकर तकलीफ जरूर होती है। और ये तकलीफ इसलिए होती है कि मैं उस जगह से हूं जहां मैं उस जगह पे मेरा बचपन बीता है, 10 साल से ज़्यादा समय वहां गुजारा हूं, जहां उस गली के नुक्कड़ पे दाहिने तरफ या उस गली में प्रवेश करने के साथ बाएं तरफ नुक्कड़ पे एक कवि का घर, लोग उन्हें रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं। मछुआ टोली, पटना का मछुआ टोली जो सड़क है जिसे आर्य कुमार रोड भी कहते हैं, वो आर्य कुमार रोड जब राजेंद्र नगर के तरफ आकर मिलता है तो उस मिलन स्थल से पहले बाएं तरफ से अगर गिनती करते थे हम लोग उस जमाने में, तो बाएं तरफ से गोलंबर पर एक मकान, फिर बीच में खाली जगह, फिर 2 मकान, फिर एक नाला, फिर एक मकान और फिर गली, और उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर का घर। आज हालात बहुत बदला हुआ होगा, लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया
कि रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि कब हो गए। मुझे पूरा विश्वास है कि आज हिंदुस्तान में जितने भी कवि और लेखक होंगे, अगर वो तारीख बता दें कि राष्ट्रकवि की उपाधि से उन्हें कब अलंकृत किया गया, शायद नहीं। 24 अप्रैल को जब दिनकर जी का 24 अप्रैल 1974, क्योंकि 74 की बात इसलिए कर रहा हूँ, 74 में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन शुरू हो था। पटना का गांधी मैदान में खचाखच लोग आते थे, सत्ता बदलो, शासन बदलो, ये बदलो, वो बदलो, शुरुआत हो गई थी। 74 में अखबार बेचता था, इसलिए रोज नित्य अखबार में जो शीर्षक, विभिन्न प्रकार के शीर्षक प्रकाशित होते थे, उन्हें देखता था। 24 अप्रैल 1974 को, उससे पहले दिनकर जी गांधी मैदान में एक भाषण में भी दिए थे कि क्या जनता आ रही वाली जो बात आजकल बाजार में उनकी उनके जो शब्द हैं, उसको सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। आज शब्द बिक रहे हैं, आज शब्द का पूरा राजनीतिकरण हो गया है। ये कहने और सुनने वाली बात नहीं, ये हकीकत है कि सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। ये शब्द का राजनीतिकरण हो गया है। उसका अर्थ और भावार्थ समझने वाले शायद ही लोग हैं, नहीं के बराबर होंगे। जिस दिन दिनकर जी का निधन हुआ दक्षिण भारत में और उनके पार्थिव शरीर को पटना लाया गया हिंदी साहित्य सम्मेलन में, जो उस जगह पे थे, उस दिन थे, उन्हीं लोगों का कहना है, उनसे बातचीत करने के बाद ये बात मैं कह रहा हूं आपको। हिंदी साहित्य के पटना के जो हस्ताक्षर लोग हैं उस जमाने में, 74 मतलब आज से 50 साल पहले की बात, फांक फांक में विभक्त थे। लेकिन सभी बोलते हैं कि हम हिंदी साहित्य के हस्ताक्षर हैं, हिंदी साहित्य को मजबूत कर रहे हैं। दिनकर, बेशक दिनकर का स्थान कोई नहीं ले सकता है, लेकिन ये बात आज तक समझ में नहीं आया कि दिनकर राष्ट्रकवि कब हो गया। वीर रस के बहुत बड़े लेखक थे, उसके बाद कोई दूसरा लेखक जन्म भी नहीं लिया, यह भी सत्य है। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि कब हो गए, ये बात मुझे नहीं समझ। दिनकर जी राष्ट्रकवि कब हो गए, क्योंकि इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है। बोलचाल में दिनकर को राष्ट्रकवि कह दिया गया। दिनकर नेहरू से बहुत नजदीक थे, कह दिया गया। वीर रस की कविताएं लिखते थे, आज़ादी का माहौल था, राष्ट्रकवि हो गए बोलचाल में। जो कि राष्ट्रकवि कभी हुए ही नहीं, आधिकारिक रूप से नहीं हुए। उसी बोलचाल के कारण मैं आज यह कह रहा हूं कि हमारे समाज में जब हम बोलचाल में अंग्रेजी शब्द को हिंदी साहित्य में, हिंदी में जोड़ रहे हैं, तो आप इतना मान लीजिए कि हिंदी का अस्तित्व डगमगाएगा, यह नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि हिंदी बहुत मजबूत है, लेकिन दरार जरूर आ जाएगी। और दरार आ गया, दरार आने में कोई नहीं। अगर हम बात करेंगे हिंदी की तो लोग हंसने लगेंगे। अगर हम किसी कार्यालय में जाएंगे, वहाँ पे बड़े बड़े जो अधिकारी लोग हैं उनके सामने हिंदी में बात करने लगेंगे तो लोग हंसने लगेंगे। 14 सितंबर को हम लोग जब हिंदी दिवस मनाते हैं तो जब पूछते हैं लोगों से तो कहते हैं कि महादेवी वर्मा का जन्मदिन है। उन्हीं के जन्मदिन के कारण उनको हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं, आप पूछ के देख लीजिए। लेकिन हकीकत यह है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में इसकी व्याख्या और व्यवस्था की गई, और उसी चीज को
प्रत्येक साल मनाने के लिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर की शाम को संविधान सभा में हुई बहस के समापन के बाद जब संविधान का भाषा संबंधी तत्कालीन भाग 14 क और वर्तमान भाग 17 संविधान का भाग बन गया, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाषण में बधाई देते हुए कुछ शब्द कहे। उन्होंने कहा कि आज पहली ही बार ऐसा संविधान बना है जब कि हम अपने संविधान में एक भाषा रखी है जो संघ की प्रशासन की भाषा होगी। इस अपूर्व अध्याय का देश के निर्माण पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। दस्तावेज कहता है कि संविधान की धारा 343 ब्रैकेट में है 1 के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अंकों के रूप में भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप अर्थात 1 अंग्रेजी में 1, 2, 3 जो अंक है अंग्रेजी वो उसका मानेंगे। किंतु इसके साथ संविधान में यह भी व्यवस्था की गई कि संघ के कार्यकारी, न्यायिक और वैधानिक प्रयोजनों के लिए 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहे। तथापि यह प्रावधान किया गया था कि उक्त अवधि के दौरान भी राष्ट्रपति कतिपय विशिष्ट प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग का प्राधिकार दे सकते हैं। संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है, परंतु राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष विशेष परिस्थिति में सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। यह संविधान का अनुच्छेद 120 है। किन प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग किया जाना है, किन के लिए नहीं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा का प्रयोग आवश्यक है, किन कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाना है, यह राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 और उनके अंतर्गत समय समय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निर्देशों के द्वारा निर्धारित किया जा रहा है। सवाल यह है कि पानी गंगा में बहुत ज्यादा बह गया, या भारतवर्ष में जितनी भी नदियां हैं उन तमाम नदियों में पानी बहुत निकल गया, और इस बहते हुए पानी में भारतवर्ष में जो राजनीतिक परिवर्तन आया, उस राजनीतिक परिवर्तन में पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, एस.डी. देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, मनमोहन सिंह आदि प्रधानमंत्रियों के काल में या आज नरेंद्र मोदी के समयावधि में, नरेंद्र मोदी अब लगभग 9 साल पूरा कर लिए हैं, अगले साल 10 साल पूरा कर चुनाव में जाएंगे। नरेंद्र मोदी हिंदी को बहुत अधिक तवज्जो दे रहे हैं, यह निश्चित है। लेकिन वहीं मैं इस कहानी के माध्यम से अगर आप में से किसी भी व्यक्ति को नरेंद्र मोदी तक, प्रधानमंत्री तक, या देश के गृह मंत्री, चूंकि हिंदी गृह मंत्रालय भी इसका देखरेख करने वाला विभाग है, अगर आपकी पहुंच है तो आप इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। मत पहुंचाएं वीडियो को, लेकिन इस बात की स्पष्ट रूप से चर्चा अवश्य करें, वहां तक इस बात को जरूर पहुंचाएं कि हिंदी ही नहीं, हिंदी को तो दे ही, हमारे जितनी भी स्थानीय भाषा हैं उन तमाम को भी अधिक से अधिक तवज्जो दिया जाए। हिंदी को अगर हम राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारते हैं तो यकीनन मोदी साहब आप आज गांठ बांध लीजिए। अगर आप हिंदी को राजभाषा के जगह राष्ट्रभाषा मानते हैं, बनाते हैं,
आप गांठ बांध लीजिए, भारत का प्रत्येक व्यक्ति आपका बहुत गुणगान करेगा। मैं नहीं कहता हूं कि अंग्रेजी भाषा को नीचे दिखाया जाए, लेकिन अगर चिकित्सा के क्षेत्र में जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को अगर गृह मंत्री अमित शाह साहब पिछले दिनों जो उन्होंने एक लोकार्पण किया था कि चिकित्सा क्षेत्र में जितनी भी पुस्तक होंगे उन तमाम पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद होगा। पिछले दिनों भारत के सर्वोच्च न्यायालय या जो मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ साहब, अगर वो यह कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा, बंगला हो, तेलुगु हो, तमिल हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, मराठी हो, यानी अगर भाषाओं को वहां पे तवज्जो दिया जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय में, तो हिंदी को वर्तमान में जो स्थिति है, वर्तमान काल की जो स्थिति हिंदी की है, उस हिंदी की स्थिति को हमें ऊंचा करना होगा। हमें अपना कमर हिला के या गर्दन हिला के अंग्रेजी में बात करने से यह बताना कि मैं बहुत बेहतरीन व्यक्ति हूं, क्योंकि हिंदी बोलने में कमर और गर्दन नहीं हिलती है, ये तो पक्का है। आप बोल के देख लीजिए।